आज हम एलन मस्क की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। और बात सिर्फ उनकी कंपनियों या उनकी दौलत की नहीं होगी, बल्कि उस जबरदस्त कहानी की होगी जो वो दुनिया को सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो शुरुआत उन्हीं के शब्दों से करते हैं। मस्क खुद को एक ऐसे अच्छे अरबपति के तौर पर पेश करते हैं जो मानवता के भविष्य के लिए काम कर रहा है। मतलब वो जो भी कर रहे हैं वो हम सबके भले के लिए है। ये इमेज बनाने में उनके अपने शब्द बहुत काम आते हैं। और ये कहानी देखिए काम करती है। 2021 के एक पोल में मस्क की अप्रूवल रेटिंग 50% थी। अब जरा इसकी तुलना दूसरे अरबपतियों से कीजिए, जिनकी औसत रेटिंग मुश्किल से 15% के आसपास थी। इस जबरदस्त पॉपुलैरिटी की वजह से उनके पास एक बहुत बड़ा फैन बेस है, जो ज्यादातर अरबपतियों के पास नहीं होता। और ये जो लोकप्रियता है ना, ये सीधे सीधे पैसों और पावर में बदल जाती है। उनकी दौलत इतनी तेजी से बढ़ी कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने की रेस में लगातार ऊपर नीचे होते रहे। तो यार सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये जो इतनी दौलत और इतनी शक्ति है, ये असल में बनी कैसे? हमारी आज की पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं। तो इस कहानी की जड़ तक जाने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। हम मस्क की पहली दो कंपनियों Zip2 और X.com को देखेंगे, क्योंकि यहीं से एक पैटर्न दिखना शुरू होता है जो उनके पूरे करियर में बार बार दोहराया गया है। देखिए, Zip2 का सिटी सर्च के साथ एक मर्जर होने वाला था, लेकिन वो डील टूट गई। सोर्स के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि सिटी सर्च का फोकस ग्राहकों पर था, जबकि मस्क चाहते थे कि सारी लाइमलाइट उन पर रहे। वो कंट्रोल भी चाहते थे और क्रेडिट भी। भले ही वो मर्जर फेल हो गया, लेकिन Zip2 को बेच दिया गया और एलन को मिली अपनी पहली बड़ी रकम $22 मिलियन। और इसी पैसे को उन्होंने अपने अगले वेंचर में लगाया। उस पैसे से उन्होंने X.com की शुरुआत की, और वादा, एक ऐसा वादा जो पारंपरिक बैंकिंग इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। ये मस्क की स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा है, एक क्रांतिकारी बदलाव का वादा करना और ये दिखाना कि वो अपना पैसा दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। उन पर आरोप लगे कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी का वादा कर रहे हैं जो असल में थी ही नहीं। एक बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम सामने आई और कंपनी के अंदर झगड़े इतने बढ़ गए कि कर्मचारियों ने उन्हें सीईओ के पद से हटाने के लिए बाकायदा एक तख्ता पलट कर दिया, और वो कामयाब भी हुए। मस्क को कंपनी से निकाल तो दिया गया, लेकिन जब X.com की सक्सेसर कंपनी पेपाल बिकी तो उन्हें मिला $180 मिलियन का एक जबरदस्त पेमेंट। तो पैटर्न पूरा होता है, एक बड़ा वादा, कंपनी में उथल-पुथल और आखिर में जबरदस्त व्यक्तिगत मुनाफा। अब आते हैं टेस्ला पर। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि टेस्ला को एलन मस्क ने शुरू किया था, लेकिन सच तो यह है कि वो शुरू से वहां थे ही नहीं। सोर्स का आरोप है कि उन्होंने कंपनी की कहानी को फिर से लिखने के लिए बहुत मेहनत की। तो चलिए मिथक और हकीकत को आमने सामने रखते हैं। कहानी यह है कि मस्क टेस्ला के फाउंडर हैं, लेकिन रिकॉर्ड ये बताते हैं कि टेस्ला को मार्टिन एब्राहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने शुरू किया था। मस्क तो बाद में एक इन्वेस्टर के तौर पर कंपनी से जुड़े। लीक हुए ईमेल से उनकी इस सोच का पता चलता है कि वो अपनी पब्लिक इमेज को लेकर कितने फिक्रमंद थे। वो हर हाल में कंपनी का चेहरा और कहानी का हीरो बने रहना चाहते थे। तो ये हुआ कैसे? देखिए, पहले मस्क ने इन्वेस्ट किया, फिर असली सीईओ एबरहार्ड को कंपनी से बाहर कर दिया गया। मस्क ने कंपनी के लिए अपना विजन लिखा और आखिर में कुछ मुकदमों के बाद एक सेटलमेंट हुआ, जिससे उन्हें कानूनी तौर पर को फाउंडर कहलाने का हक मिल गया। अब जरा देखते हैं कि हमारे सोर्स के मुताबिक टेस्ला के भविष्य को बचाने और प्रॉफिटेबल दिखने के लिए किस तरह की फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान टेस्ला को पैसों की सख्त जरूरत थी। तो सोर्स का दावा है कि मस्क ने एक सरकारी लोन हासिल करने के लिए एक बड़ी चतुर चाल चली। उन्होंने लोन अप्रूव होने से पहले ही ऐलान कर दिया कि लोन मिल गया है। इस ऐलान से डेमलर जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा दिया, और फिर डेमलर के उसी इन्वेस्टमेंट को सबूत की तरह दिखाकर उन्होंने सरकार से वो लोन हासिल कर लिया। अच्छा, टेस्ला के प्रॉफिट्स को समझने के लिए पहले हमें कार्बन क्रेडिट्स को समझना होगा। ये हैं क्या? सीधे शब्दों में ये सरकारी परमिट हैं। जो कंपनियां कम प्रदूषण करती हैं वे अपने बचे हुए परमिट उन कंपनियों को बेच सकती हैं जो ज्यादा प्रदूषण करती हैं। तो टेस्ला के शुरुआती मुनाफे आखिर आए कहां से? क्या गाड़ियां बेचकर? नहीं। सोर्स के मुताबिक कंपनी की पहली प्रॉफिटेबल तिमाहियों में पैसा असल में गाड़ियां बेचने से नहीं, बल्कि इन्हीं कार्बन क्रेडिट्स को दूसरी कंपनियों को बेचने से आया था। और अपनी दौलत बढ़ाने के लिए मस्क ने पब्लिक बयानों का भी इस्तेमाल किया।
ये ट्वीट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां उन्होंने दावा किया कि फंडिंग सुरक्षित है। बाद में एक जज ने यह माना कि इस ट्वीट ने टेस्ला के स्टॉक की कीमत को गलत तरीके से बढ़ाया था। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ती कैसे हैं? ये जो मिथक गढ़ा गया और जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हुई, वो सीधे सीधे मस्क की बेहिसाब दौलत और ताकत से जुड़ी है। यहाँ एक और फाइनेंशियल तरीका काम करता है। ज्यादातर कंपनियां अपने अधिकारियों को स्टॉक के बदले लोन लेने नहीं देती, पर टेस्ला देती है। इससे मस्क अपने स्टॉक के बदले बड़ी रकम कैश में ले सकते हैं और उस पर उन्हें इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता। और इस दौलत का पैमाना वो वाकई चौंकाने वाला है। सोर्स के मुताबिक 2021 में एलन मस्क और एक औसत टेस्ला कर्मचारी के वेतन का अनुपात 18,000 से भी ज्यादा था। तो सबसे जरूरी बात यह है, टेस्ला खुद अपनी SEC फाइलिंग्स में ये मानती है कि कंपनी की वैल्यू एलन मस्क के मिथक से जुड़ी हुई है। अगर लोग उन पर यकीन करना छोड़ दें तो कंपनी की वैल्यू गिर जाएगी। मतलब एलन की कहानी ही कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति है। और यहीं पर आके हम इस पड़ताल के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। जब किसी कंपनी का सबसे कीमती प्रोडक्ट उसकी टेक्नोलॉजी या उसकी कारें नहीं, बल्कि उसके CEO की कहानी बन जाए, तो इसके क्या मायने होते हैं?